नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो बैच आपको दिख रहा है ये लगभग 2 महीना क्लास कर चुका। इससे हम लोग कुछ सवाल करेंगे और ये लोग जवाब देंगे। जो भी जवाब गलत देंगे उसका जवाब हम यहाँ पे देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि वीडियो में आपको जो भी सवाल होगा उसका जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो एक आदमी कोई खड़ा हो जाइए, माइक है ना आपके पास? हाँ सर। ठीक। अभी तक एसी रिपेयरिंग में क्या क्या सीखे? एसी रिपेयरिंग में सर स्प्लिट एसी, उसको ऊपर ले लीजिए, माइक के ऊपर रख लीजिए। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, सब एसी का कनेक्शन हम लोग जानते हैं, चाहे हमारा इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो। फिर से हम लोग सर्विस करना भी जानते हैं कि कैसे सर्विस किया जाता है। उसमें जो भी कंपोनेंट लगा वो सबके सब मालूम है? यस सर, यस सर। एसी रिपेयरिंग डाटा के बारे में क्लास लिए थे। उस डाटा में बतलाए थे कितना कैपेसिटर लगाएंगे, किसके लिए, कितना एम्पेयर लेना चाहिए, कंप्रेसर चेक करने तरीका अलग अलग, वायर हो गया, गैस हो गया, यस सर, एमसीबी हो गया, सब चीज़। यस सर। अगर मैंने आप एसी इंस्टॉल कर रहे हैं Yes, sir. तो 1.5 टन एसी कस्टमर के पास एमसीबी लगा हुआ नहीं है, यस सर। आपको पावर सॉकेट के साथ में एमसीबी लगाना था। एमसीबी 1.5 टन के लिए कितना एम्पेयर लगाइएगा? 1.5 टन के लिए एमसीबी सर 20 एम्पियर का हम लगाएंगे। अगर वहीं पर आपको लगाना पड़ जाइए कैपेसिटर, मान लीजिए कंप्रेसर के लिए वहीं पर रिपेयर करने के लिए गए और कंप्रेसर वहाँ पर पावर मिटा हुआ, यस सर। सोचिए देखिए कंप्रेसर पर जो है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटर पावर मिटा हुआ जी सर। और कैपेसिटर पूरा खराब है, 0 दिखा रहा। जी सर। 1.5 टन का एसी है, उसमें कैपेसिटर कितना लगाइएगा? 1.5 टन के एसी में सर कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे 40 से 45 लगाएंगे, 50 लगा, अधिकतर हम लोग को 45 देखने को मिलता है, तो 45 ही हम लोग लगाएंगे। सही, 45 लगा दे तो बेहतर। अगर Yes, कभी जरूरत पड़ जाए 40, 45, 50 में बेहतर कौन है तो सिलेक्शन आप कैसे करिएगा? 45 जैसे में कि हम लोग पहले देखेंगे जो हम निकालेंगे कैपेसिटर, उसको देखेंगे कि उसका वैल्यू कितना है। अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि जितना का है उतना का ही हम लगाएं। कोई अगर मान लिया पहले 55 का लगा के चले गया, हाँ। अब 55 का लगाइएगा? नहीं सर, 55 का नहीं लगाएंगे। हमारे अनुसार जो हमको बताया गया है, जिसमें कि 1.5 टन के एसी के लिए 40, 45 और 50, तो उसमें 45 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, माने उसको यूज में हरदम यूज में लाया जाता है। वो चीज़ सही है, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या चीज़ सबको समझ में आया? बोले मानिए आपके कंप्रेसर दिए, आपके पास 1.5 टन कंप्रेसर दिए, उसमें 40 माइक्रोफैराड, 45 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, नॉर्मली ये 3 कैपेसिटर लगता है। तीनों में सबसे परफेक्ट कौन रहेगा, कैसे मालूम चलेगा? मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं डायरेक्ट बोल देना, फिर बतला देंगे। नहीं सर, हम लोग को तो सिर्फ मालूम है कि 45 का लगा देना चाहिए। वो सही है। मान ली किसी किसी कंपनी डिजाइन किया हुआ 40 माइक्रोफैराड के हिसाब से ही, तो हमें 45 का लगाएंगे तो एम्पियर ज़्यादा लेगा, कम का लगाएंगे तो भी एम्पियर ज़्यादा लेगा। अगर किसी भी कंप्रेसर के लिए, चाहे किसी भी मोटर के लिए परफेक्ट कैपेसिटर चॉइन करना है, तो सिलेक्शन करना है, यस सर, तो क्या करना, उसके आसपास का माइक्रोफैराड आपको याद रहना चाहिए। जैसे 1.5 टन को पूछे तो भाई 40 से 50, 40, 45, 50। अगर 2 टन को पूछे तो 50, 55 और 60। तो मैंने 1.5 टन का भी पूछा है ना, 1.5 टन में 40, 45, 50 लगाना है। यस सर। तीनों को लगाना है। जब भी मानिए हम 40 पहले लगा दिए तो 40 का लगाए और चालू करेंगे, 1 से 2 मिनट चलाएंगे, उसका एम्पियर चेक करेंगे। 2 मिनट से 5 मिनट तक चला सकते हैं, तुरंत जलने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 5 मिनट फिर बंद कर दिए, 5 मिनट कम से कम गैप लेना, फिर 45 का लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, 5 मिनट बंद करेंगे, फिर 50 का लगाएंगे, फिर 5 मिनट, यानी 15-20 मिनट यहाँ पे चेक करेंगे, समय लगने वाला। उसके बाद ये जब तीनों चेक करिएगा तो ये तीनों में देखना कि स्टेबल एम्पियर किस पे है, 40 पर स्टेबल एम्पियर है या 45 पे है या 50 में। उसके बाद तीनों में सबसे कम एम्पियर किसका है, जिसका स्टेबल है और सबसे कम एम्पियर है, वो मेरा परफेक्ट कैपेसिटर हो जाएगा। उससे बेहतर नहीं हो सकता है, कोई और नहीं होगा। बात समझ में आ गए? अगर मैंने आपको गैस चार्ज करना, एक एवरेज अब जो कंपनी आ रहा है उसमें अलग अलग आता है। नॉर्मली जो माने कि 2 टन के एसी है, उसमें गैस कितना कम डाला? 2 टन के एसी है तो 1 केजी से 1.6 केजी तक, मैंने 1.5 केजी से ऊपर प्लस 1.6 केजी तक हम चार्ज करेंगे। अब कुछ कंपनी में ये दिमाग में रखना है, कुछ कंपनी में क्या होता है 600-700 ग्राम में ही 200 यानी कि 2 टन के एसी कंप्लीट होता है। इन्वर्टर से जो आ रहा, कुछ डिजाइन ऐसा किया गया डकिन वगैरह में कि 700 ग्राम में ही 2 टन के एसी गैस फुल हो जाता, 600 ग्राम में 1.5 टन का फुल हो जाता। सोच लीजिए, ऐसा भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नया वाला मिलेगा। आगे मान लीजिए कि इन्वर्टर एसी में जब जाते हैं तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में मेन अंतर क्या है? 2 अंतर बदला है, सिर्फ 2 अंतर, मेन अंतर बोलो। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में मेन अंतर यही है कि नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है मेरा, उसमें कम्युनिकेशन वायर नहीं होता है, परफेक्ट। और इन्वर्टर एसी में दोनों कम्युनिकेशन वायर के हिसाब से ही चलता है। मेन आपका यही अंतर है, ये चीज़ दिमाग में रखना हमेशा, मेन कम्युनिकेशन का ये। नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं है पीसीबी के बारे में, पीसीबी नॉन इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी होता है और मिलेगा आपको, तो इसका मतलब वो इन्वर्टर हो गया, ये चीज़ नहीं है। बस ये चीज़ दिमाग में रखना, नॉन इन्वर्टर एसी में इंडोर और आउटडोर के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं रहता, नहीं रहेगा। वही चीज़ अगर हम इन्वर्टर एसी में चले जाएंगे, इंडोर और आउटडोर के बीच में पीसीबी तो रहेगा, लेकिन साथ में एक कम्युनिकेशन वायर भी रहेगा, यानी लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन और अर्थ। तो कम्युनिकेशन वायर काम क्या है?
कम्युनिकेशन वायर का यही काम होता है कि उसको सेंसर, जैसे कि आउटडोर का पीसीबी और इनडोर का पीसीबी को सेंस करके जिसमें कि मैनेज करके चलाता है, वो सही है, सही है। दोनों कम्युनिकेशन बताता है तो चलता है। अगर दोनों में से कोई भी कम्युनिकेशन एक नहीं बताएगा तो हमारा आउटडोर या इनडोर में से कोई भी चीज़ चलेगा नहीं। बस समझ में आए? यानी इंडोर में कोई भी जो भी सिग्नल रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वो चीज़ सिग्नल कहाँ जाएगा? आउटडोर। यस सर। अब सेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा वो भी। आउटडोर में कुछ प्रॉब्लम आया, वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगा? इंडोर के पास। इंडोर से आउटडोर तक दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होते रहता है, सिग्नल आता है और जाता है, ये तो कम्युनिकेशन है। इसीलिए आउटडोर में कुछ खराबी होगा तो इंडोर में दिखलाएगा, इंडोर में कुछ खराबी होगा तो इंडोर में भी दिखलाएगा, आउटडोर में भी दिखलाएगा। बात समझे? ये जब कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन चेक कैसे करते हैं इन्वर्टर से? कम्युनिकेशन सर चेक करने के लिए 6 उसका टिप होता है, 6 रूल होता है। पहला जिसमें कि उसका पावर सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद हम उसका कनेक्शन चेक करेंगे कि लूज कनेक्शन हुआ है। चेक करने तरीका बिल्कुल सही है, बाकी निर्भर करेगा कि एरर कौन सा आ रहा पहले, है कि नहीं? जब भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे एरर शो करता है। हाँ। और जो एरर शो करेगा तो एरर के हिसाब से हम लोग पहले पता करना होता है आखिर ये एरर सेंसर का है, ब्लोअर मोटर का है, कम्युनिकेशन का है, कंप्रेसर का, फैन मोटर का, किसका एरर है? किसका एरर? अगर एरर है कंप्रेसर तो हम कम्युनिकेशन क्यों चेक करेंगे जल्दी? नहीं सर, जल्दी जरूरत पड़ता नहीं है कि नहीं? ऐसे कम्युनिकेशन जब एरर दिखला रहा, अधिकतर ऐसे में होता है E5 E6 कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है तो वहाँ पर निर्भर है कम्युनिकेशन कितना टाइप का एरर आता है। यस सर। तो कम्युनिकेशन एरर कितना टाइप से दिखलाता है? कम्युनिकेशन का एरर 6 टाइप से दिखाता है। 6 टाइप्स कि 2 टाइप्स? इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन एरर, या तो जीरो क्रॉसिंग या तो जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर। जीरो क्रॉसिंग क्या बतलाते हैं? 2 टाइप का? जी सर। जीरो कौन सा? उसमें ये होगा कि जैसे में कि इनडोर से लेकर आउटडोर तक अगर हमारा वायर जैसे में कनेक्शन कर दिए हैं और वहाँ पर आउटडोर पर जाकर हम अपने क्लैम्प मीटर को डीसी वोल्ट पर सेट करके अगर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर पर हम वोल्टेज चेक करते हैं, अगर रुका हुआ वोल्टेज हमारा बता रहा है तो या तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकते हैं। या उसमें ये वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब कि किसी एक तरफ का वोल्टेज वहाँ पर शो कर रहा है, या तो इनडोर का शो कर रहा है या तो आउटडोर का शो कर रहा है। उसको हम कंफर्म करने के लिए ये करेंगे, जब बराबर वोल्टेज रहे हाँ तब, है कि नहीं? उसको कंफर्म करने के लिए हम ये करेंगे कि पहले हम आउटडोर में जाकर जहाँ से जो कनेक्टर लगा होता है वहाँ से कम्युनिकेशन वायर को वहाँ से अलग कर लेंगे। उसके बाद उसको चेक कर, पहले इनडोर का कम्युनिकेशन चेक करेंगे। मान लीजिए कि इनडोर पर मेरा 15 वोल्ट दिखा रहा है रुका हुआ और आउटडोर में मेरा 0 दिखा रहा है, तो वहाँ पर एकदम फिक्स हो गया कि आउटडोर हमारा जीरो क्रॉसिंग पीसीबी प्रॉब्लम है। बस समझ में आ गया सबको? जिस साइड के 0 आ जाएगा उस साइड की पीसीबी कंफर्म खराब है। लेकिन जिस साइड वोल्टेज बताया रुका हुआ है, बहुत बार ये देखा जाता है अधिकतर में तो रुका हुआ वोल्टेज रहता नहीं, वो भी एक लेवल पर जाकर फ्लक्चुएट करते रहता है। अगर रुका हुआ तो भी सिग्नल दे रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है तो भी सिग्नल दे रहा। बात समझे कि नहीं? अगर मान ली इंडोर पे भी वोल्टेज दे रहा, आउटडोर पे वोल्टेज दे रहा, सब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा, वायर भी सही है, कार्बन भी लगा हुआ ना, वायर नया है पूरा चेंज कर दिया, उसके बाद भी एरर आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन चेक करने का तरीका जो मालूम है पूरा आपको? ये सर, मल्टीमीटर से सब कुछ सही है। ये सर, अगर सब कुछ सही है फिर भी कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है तो डायरेक्ट हम पीसीबी को ऐसी करेंगे, रिप्लेस में डालेंगे। लास्ट टाइम डायरेक्टली पीसीबी रिपेयर में ही जाता वो चीज़। यस सर। अगर मान लीजिए ये जो वायर बीच में कहीं पर ब्रेक है, ये कन्फर्म कि इंडोर कहीं और है, आउटडोर कहीं और है। अगर बीच में कहीं पर पूरा वायर ब्रेक है, वो चीज कंफर्म कैसे करिएगा? सर अगर बीच में वायर ब्रेक है तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन वायर को पहले निकालेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ का कम्युनिकेशन वोल्टेज चेक करेंगे। या मान लीजिए कि एक तरफ 16 दिखा रहा है, एक तरफ 15 दिखा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन वायर जो इंडोर से आउटडोर तक आया हुआ है वो बीच में कहीं पर ब्रेक है। उस समय निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर बीच में कहीं वायर ब्रेक है ना, यस सर, इंडोर पर कोई और भी सिग्नल दिखलाएगा, आउटडोर पे कोई और दिखाएगा, इस मतलब बीच में कम्युनिकेशन वायर ब्रेक है। यस सर। अगर कम्युनिकेशन वायर हटाएगा उसके बाद चेक करेंगे तो कंफर्म है कि एक साइड 0 आ जाएगा, एक साइड कुछ वोल्टेज दिखलाएगा। और जब इंडोर पर जाएंगे जिस साइड 0 दिखला रहा तो उस साइड भी अगर वोल्टेज दिखला रहा तो मतलब बीच में वायर ब्रेक है, ब्रेक। इधर चेक कर लीजिएगा। यस सर। आगे डाटा में जैसे एम्पियर का आ गया, यस सर, तो एम्पियर के बाद 2-3 स्टेज चलता है कंप्रेसर के बारे में, क्योंकि तभी आप कंप्रेसर चेक कर पाएगा सही है कि नहीं। मान लीजिए आपका 1 टन या 1.5 टन या 2 टन मान लीजिए, 1.5 टन का। यस सर। क्योंकि मार्केट में 80 से 90%, 95% क्या होता है, कंप्रेसर आपका 1.5 टन का ही मिलता है, एसी भी मिलता है। आपको कंप्रेसर चेक करना सही है कि नहीं। यस सर। नॉन इन्वर्टर का सिर्फ कंप्रेसर है। यस सर। कंप्रेसर चेक करने के लिए 6 पॉइंट होता है, 6 से 7 पॉइंट होता है। पहले हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करेंगे, ठीक है। अपने मल्टीमीटर को दोनों क्रोप में से एक क्रोप को हम कंप्रेसर के उस पॉइंट पर रखेंगे, उस पार्ट पर रखेंगे जहाँ पर पेंट न लगा हुआ हो, और दूसरे क्रोप से हम
कंप्रेसर के UVW नॉन इग्नोरर जो है Non-inverter। उसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तीनों टर्मिनल पर उसका रजिस्टेंस चेक करेंगे। तीनों का रजिस्टेंस मेरा अलग अलग दिखना चाहिए, डिफरेंट दिखाना चाहिए। अगर तीनों दिखा रहा है इसका मतलब कि हमारा कंप्रेसर 50% सही है, उसका अंदर का वाइंडिंग सही है। बिल्कुल, रेजिस्टेंस चेक करने से हाँ। सिर्फ ये मालूम पड़ेगा अंदर का बाइंडिंग अभी तक जी सर सही है, पूरा कंप्रेसर सही है नहीं है ये मालूम कभी भी अभी नहीं सर। पड़ने वाला। उसके बाद अभी 2 स्टेप चेक हुआ, एक बॉडी चेक हुआ है, एक अंदर का रेजिस्टेंस जी सर। रेजिस्टेंस चेक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका एम्पियर चेक करेंगे, कैपेसिटर चेक करेंगे, फिर उसके बाद पंपिंग चेक करेंगे, नॉइस चेक करेंगे, कनेक्शन चेक कनेक्शन चेक करेंगे कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन हमारा सही कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बस समझ में आया। 4-5 स्टेप क्या रहेगा इसमें? सबसे पहला रेजिस्टेंस चेक करेंगे, बॉडी चेक करेंगे। जी सर। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो है इसे कनेक्शन सही होना चाहिए। यस सर। कनेक्शन सही है, कनेक्शन के दौरान कैपेसिटर जो लगाएंगे कैपेसिटर सही पावर का लगा हुआ होना चाहिए। यस सर। उसके बाद सही पावर सप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं पावर सप्लाई वोल्टेज ही कम है या वोल्टेज ज़्यादा है, ये सब कुछ सही है तो लास्ट टाइम क्या करेंगे? एसी को ऑन करेंगे। यस सर। ऑन हो गया तो ठीक है, मतलब ठीक क्या आगे मतलब कंप्रेसर आगे चेक करेंगे। यस सर। अगर ऑन नहीं हुआ तो वहीं से कंप्रेसर खराब है, खराब खराब माना जाएगा। ऑन होने के बाद भी कंप्रेसर 100% सही है कि नहीं अभी मालूम नहीं पड़ेगा। अब ऑन हो गया, चलना शुरू हो गया, तो वहाँ पे एम्पियर चेक करेंगे यस सर। और नॉइज लेवल चेक करेंगे। यस सर। एम्पियर कितना लेना चाहिए? अगर खाली कंप्रेसर है मान लिया आपके पास, जी सर। उसको बोलते हैं फ्री लोड एम्पियर। जी सर। फ्री लोड एम्पियर रहेगा तो सर FLA, हाँ फ्री लोड एम्पियर। एम्पियर। अब फ्री लोड एम्पियर में क्या होता है? बिल्कुल खाली कंप्रेसर रखा हुआ है, जी सर। 1 टन 1.5 टन 2 टन, जी सर। उसके हिसाब से एम्पियर कितना लेना चाहिए? सर अगर मान लिया आपके पास 2 टन का मान है, लीजिए 1 टन का है तो वो जिसमें अगर भरा रहेगा तो 4 से 6 एम्पियर लेगा, अगर खाली रहेगा तो 1-2 से एक दो, माने एक दो, हाँ, सही 1-2 ऐसे ही लेगा। अगर 1.5 टन का होगा तो 6 से 8 लेगा, भारी फुल रहेगा तब, अगर खाली रहेगा तो वो 2-3 ऐसे करके लेगा। समझ में आ गया ना? 1 से 2, 2 से 3, 3 से हाँ, 4, ये फ्री लोड एम्पियर होता है। यस सर। जब खाली कंप्रेसर आपके पास है तो उसको एक बार जरूर चेक करिए, जब भी कंप्रेसर आपको चेंज करना हो तब। अब एम्पियर भी सही है, नॉइज लेवल भी सही है, कंप्रेसर सही है पूरा। उसका पंपिंग सर चेक करेगा, अभी भी तो हाँ। सही नहीं है, अभी तो पंपिंग जब चालू हो गया तो लास्ट टाइम क्या करेंगे? पंपिंग चेक करेगा। पंपिंग चेक करेंगे। पंपिंग प्रेशर क्या होता है? पंपिंग प्रेशर ये होता है कि हमारे कंप्रेसर का वो क्षमता बताता है कि उसका क्षमता कितना है, गैस को कितना वो आगे पटी लेकर जा सकता है, उसका पंपिंग क्षमता क्या है। अगर पंपिंग क्षमता कम रहेगा तो गैस को ज़्यादा उसको जिसमें फोर्स नहीं कर पाएगा, आगे की तरफ भेज नहीं बस समझ में आया? पंपिंग प्रेशर होता है कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाने की क्षमता। अगर प्रेशर बढ़ाने की क्षमता घट जाएगा तो वही मेरा पंपिंग लेस कहलाता यस सर। है कि नहीं? अगर प्रेशर प्रॉपर बना रहा तो प्रेशर जैसे रोटरी कंप्रेसर है, यस। इसी में रोटरी कंप्रेसर लगाते हैं, तो रोटरी कंप्रेसर पंपिंग प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए? रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग प्रेशर कम से कम आपको बतलाइए, आप बतलाइए। 500 से 600। 500 से 600 PSI। जी ये रोटरी कंप्रेसर का है। हार्मेटिक कंप्रेसर किसी मालूम है? बतलाइए। हार्मेटिक कंप्रेसर 400 से 500 कम से कम होना चाहिए, रोटरी का 500 से 600 होना चाहिए। 600 PSI है कि नहीं? रोटरी में बस यही चीज़ देखा जाता है, उसमें रिटर्निंग प्रेशर थोड़ा सा निकल जाता, अहितर में यही देखा जाएगा। हार्मेटिक में बिल्कुल भी नहीं देखा नहीं निकलना चाहिए। ये ना इतना चेक कर लीजिए, कंप्रेसर लगभग आपका सही है। चेक हो जाएगा। यस सर। अगर वहीं पे UVW कंप्रेसर है, Yes, आप sir. खराब है, इनको दे दीजिए माइक। अगर मान लीजिए आपका UVW कंप्रेसर है, UVW कंप्रेसर लगता कहाँ है? ना इन्वर्टर ऐसे उसको ऊपर कर लीजिए इस तरह से। जी जी UVW कंप्रेसर कहाँ लगेगा? इन्वर्टर ऐसे में। तो उसको चेक कैसे करेगा सही है कि नहीं? तो सबसे पहले हम उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे UVW का, तो समान आना चाहिए। उसके बाद बॉडी शॉर्ट चेक कर लेंगे। उसके अलावा मानिए तो हो गया, 2 चीज़ चेक कर लेंगे जो नॉन इन्वर्टर में भी चेक करते हैं। पहला रेजिस्टेंस जो इन्वर्टर से में UVW पे है वो बिल्कुल बराबर बताएगा। दूसरा बॉडी रेट चेक कर लेंगे। जी सर। उसके आगे क्या चेक करेंगे? उसके बाद हम चेक कर लेंगे AC वोल्ट और DC वोल्ट पर। AC वोल्ट और DC वोल्ट कंप्रेसर पे। जी सर। इन्वर्टर AC कंप्रेसर पर DC वोल्टेज कैसे चेक करते हैं? DC वोल्ट सर हम क्लैम्प मीटर लेंगे और उसको DC वोल्ट पर सिलेक्ट करेंगे। एक जो हमारा लाइन होगा वो देंगे UVW पर, और दूसरा हम एक देंगे- लीड को UVW पे और दूसरा 22 रखेंगे। जी। दूसरा? और दूसरा देंगे हम कैपेसिटर के माइनस पर। यहाँ पर कैपेसिटर का आने का मतलब है जो PC में लगा हुआ हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है 280 340 वोल्ट DC कैपेसिटर, उसके नेगेटिव सिरा पर रखेंगे। पॉजिटिव सिरा पर रखेंगे तो डिस्प्ले पर मेरा नेगेटिव में दिखलाएगा, नेगेटिव सिरा पर रखेंगे तो पॉजिटिव में वोल्टेज दिखलाएगा। ठीक है ना? कितना वोल्टेज आना चाहिए? और 140 190 140 से 190। 190। अधिकतर कंप्रेशन दिखलाएगा, ये कंपल्सरी नहीं है, कितना के बीच में ही रहना चाहिए। कुछ कंप्रेसर डिजाइन क्या होता है 220 प्लस पे, तो 220 प्लस दिखलाएगा। कुछ कंप्रेसर डिजाइन क्या गया 130 वोल्टेज पे, तो 130 ही दिखलाएगा। ये नहीं दिखलाएगा ये चीज़।
अगर आपको मान लीजिए UVW कंप्रेसर पर AC वोल्टेज चेक करना, तो क्लैम्प मीटर का एक जो लीड है हम रखेंगे न्यूट्रल पर और दूसरा रखेंगे UVW पर। बात समझ में आए? पावर सप्लाई के न्यूट्रल सिरा पर रखना एक को, और एक को UVW तीनों सिरा पर, उसमें कितना वोल्टेज आएगा? 140 190 वही वोल्टेज जो लिखा हुआ है कंप्रेसर, AC पे अपना सेट कर AC पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? कितना चेक कर लीजिएगा। जी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।